सो स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम में आप लोगों को किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि व्हेन यू एंटर इनटू एग्जाम हॉल, जो आपका प्रैक्टिकल लैब ही होगा, तो सबसे पहले आप लोग डेस्कटॉप पे जाके एक अपना फोल्डर बनाओगे। तो फोल्डर कैसे बनाते हैं, डेस्कटॉप पे जाके जो भी ब्लैंक जगह होगी, ब्लैंक स्पेस में जाके आप राइट क्लिक करोगे अपने माउस से, जो भी आपका ट्रैक पैड होगा, और वहां पे न्यू का ऑप्शन होगा। दिख रहा है यहाँ पे न्यू का ऑप्शन? बोलो। इस न्यू के ऑप्शन पे बिल्कुल टॉप पे आना, यहाँ पे फोल्डर का एक ऑप्शन दिखेगा। फोल्डर करोगे तो यहाँ पे फोल्डर आपका आ जाएगा और उसको रीनेम करना होगा। रीनेम क्या करोगे, आपका एग्जाम रोल नंबर, जो भी आपका एग्जाम रोल नंबर इस तरीके से कुछ होगा, जैसे भी होगा एग्जाम रोल नंबर, और इसके बाद कुछ स्पेस नहीं देना, फिर सीधे अपना नाम लिखना है। सब कुछ जो भी आपका नाम है XYZ, ठीक है। इस तरीके से अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर के साथ साथ अपना नाम लिखोगे, ये आपका फोल्डर बन जाएगा। और फोल्डर को रीनेम कैसे करते हैं, अगर कोई बच्चा पहली बार में नहीं कर पाता है, दोबारा से फोल्डर पे आना और वहां पे राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे रीनेम का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे रीनेम में मेरा ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे। एक्चुअली मेरा क्योंकि विंडोज 11 है तो इस वजह से यहाँ पे आ रहा है। आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा रीनेम का, तो कहीं ना कहीं देखना, राइट जब क्लिक करोगे तो कहीं ना कहीं आपको रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा ये आगे तो गया, कहाँ गया नीचे, ये रहा रीनेम का। रीनेम पे जाओगे दोबारा से, फिर जिन भी बच्चों की गलती होगी वो वहां पे अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर लिख लेना और फिर अपना नाम लिख लेना, ठीक है। करने के बाद इसके अंदर क्या क्या रखना है, जितनी भी रिपोर्ट आपसे बोली जाएगी एग्जाम में, वो सारी की सारी रिपोर्ट आपको यहाँ पे सेव करनी होगी, ठीक है। तो रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है वो सभी चीजें करेंगे। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन वी विल जनरेट द रिपोर्ट, और उसके साथ साथ आपको बैकअप भी लेना है अपने टैली की कंपनी, जो आपने जिस कंपनी में ये सारी रिपोर्ट बनाई हुई है, जितनी एंट्रीज पास की हुई है, उसका बैकअप लेना, और उस बैकअप को भी आपको इसी फोल्डर में रखना है। तो इसमें सारी आपकी रिपोर्ट के साथ साथ आपका बैकअप भी आना चाहिए। कैसे आएगा वो हम आगे जानेंगे। तो फोल्डर मैंने बना लिया, अब मैं आता हूँ अपने टैली पे। तो टैली को मैं ओपन करूंगा, आप लोग भी ओपन करोगे, तो जो ऑलरेडी जो उसमें कंपनी क्रिएटेड होगी, सबसे पहले उसको क्लोज करना है, शट करना है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड में एक भी कंपनी दिखनी नहीं चाहिए जब आप अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। तो सारी कंपनी को आपको सेट करना होगा। सेट करने के लिए क्या मैंने बताया था, कंट्रोल F3 आप प्रेस करोगे, यहाँ पे सभी कंपनी की लिस्ट आ जाएगी जितनी कंपनी ओपन होगी। तो जैसे मेरे में एक ही कंपनी ओपन है, तो मैं एक बार बस इसको इंटर करूंगा, मेरी बंद हो जाएगी। अगर आप में एक से ज्यादा कंपनीज ओपन है तो आप उतनी ही बार कंट्रोल F3 आप प्रेस करते रहोगे और बार बार उसको क्लोज करते रहोगे। मतलब एक बार में एक ही कंपनी बंद होती है तो आप उस तरीके से उसको क्लोज करोगे। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। सब कुछ क्लोज करने के बाद आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कंपनी वाले पेज पे आ जाओगे। आपको कोई कंपनी सिलेक्ट नहीं करनी है क्योंकि आपको नई कंपनी क्रिएट करनी है। तो आप क्रिएट कंपनी पे जाओगे, यहाँ पे कंपनी को क्रिएट करोगे। अब कंपनी को क्रिएट करना कैसे है, कंपनी का जो नेम होगा वो अगेन आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर होगा, ठीक है, फॉलोड बाय योर नेम, जो भी आपका नेम होगा XYZ, इस तरीके से कंपनी का नेम होगा। मेलिंग नेम जरूरत नहीं है, जो आ रहा है उसको वैसे ही रहने देना। एड्रेस इज नॉट कंपलसरी, स्टेट इज कंपलसरी, क्वेश्चन में गिवन होगा किस स्टेट से आपकी कंपनी बिलोंग करती है, ठीक है। तो मैंने लिख देता हूँ कि ये दिल्ली स्टेट से बिलोंग करती है। इसके बाद पिन कोड चाहे तो मर्जी डाल लो, चाहे इसको ब्लैंक छोड़ दो, जो भी मर्जी, ठीक है। 110052 में कॉलेज का ईमेल है, पिन कोड ही डाल देता हूँ। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर अपना जरूर प्रोवाइड कर देना ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम आपको कांटेक्ट कर सकें, ओके। तो मोबाइल नंबर जो भी आपका होगा तो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देना। ईमेल एड्रेस अपना प्रोवाइड कर सकते हो, कॉलेज वाला, सभी के पास जो कॉलेज का ईमेल आईडी है ना, आप यहाँ पे आप प्रोवाइड कर देना, ठीक है। वेबसाइट को आप लोग छोड़ देना। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग आपका यही रहेगा 1 अप्रैल 2022, क्योंकि 2022 का ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोनों को सेम एज इट इज छोड़ देना आप लोग। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। करेंसी सिंबल को चेंज करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मल नेम सेम रहेगा। एंटर करोगे, एक्सेप्ट पूछेगा, यस करोगे, आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। आप ऑटोमेटिकली मूव कर जाओगे कहाँ पे, कंपनी फीचर वाली स्क्रीन पे। तो कंपनी फीचर में मैंने बताया था क्या क्या आपको चीजें ऑन करनी है। जो चीजें यस है उसको यस रहने दो, जो चीजें नो है उसको नो रहने दो। आपको सिर्फ एक चीज चेंज करनी है, वो क्या है, बिल्कुल नीचे आओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेस। ये आप लोगों के लिए इजी करने के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं भी करोगे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आप लोग यस कर सकते हो, इससे आपका काम इजी हो जाएगा, ठीक है। आपको जो अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी रफ में,
वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू विल गेट अ सेपरेट कॉलम फॉर ट्रेड डिस्काउंट. यू हैव टू जस्ट प्रोवाइड द percentage of discount to be allowed to the buyer, or you may get the trade discount from the supplier also. So in that case you just need to provide the percentage there. Okay. अच्छा, एक चीज और, मैंने आप लोगों को बिल वाइज डिटेल वाली सारी एंट्रीज मैंने बताई थी. बिल वाइज डिटेल का मतलब जब परचेज होता है then we choose the new reference and we provide the bill number. When we make payment then we choose against reference to make payment against that particular bill. यही मैंने एंट्री आप लोगों को सिखाई है ना. लेकिन अब ये एग्रीमेंट हुआ है कि बच्चों से ये नहीं पूछा जाएगा बिल वाइज डिटेल, तो आप इसको यहां से बंद कर सकते हो, यहां से भी बंद कर सकते हो. अगर कोई बच्चा यहां से बंद करना नहीं चाहता, वो फिर अपना लेजर क्रिएशन के टाइम पे भी वहां पे इसको क्लोज कर सकता है. ठीक है. समझ में आया ये? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको अगर क्लोज करना है तो ये फर्स्ट वाला क्लोज मत कर देना, ये सेकंड वाला क्लोज करना है. क्या लिखा हुआ जरा देखो, इनेबल बिल वाइज डिटेल लिखा हुआ है कि आपको बिल वाइज डिटेल मेंटेन करनी है. तो यहाँ पे मैंने यस किया हुआ है तो यस वो उससे पूछेगा. अगर आपको नहीं करनी तो उसको आप नो कर दो यहाँ पे, तो कभी भी आपसे पूछेगा ही नहीं. इन ऑल द केसेस ऑफ डेटर एज वेल एज क्रेडिटर आपको बिल वाइज डिटेल के बारे में पूछेगा ही नहीं. यहाँ से मैं बंद कर दूंगा. अगर यहाँ से बंद नहीं करूंगा तो मुझे लेजर में जाके इसको क्लोज करना पड़ेगा. तो जिस क्रेडिटर के लिए मैं क्लोज करूंगा उसके बारे में नहीं पूछेगा, जिसके लिए क्लोज नहीं करूंगा उसके बारे में पूछेगा. तो मैं इसको यहाँ से ना बंद करके मैं आपको आगे से दिखा देता हूँ, ताकि जो बच्चे यहाँ से भूल जाए तो आगे से वो कर सकते हैं. ठीक है. या फिर यहाँ से कर लोगे तो फिर वहां पे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो बताओ कहाँ से करूँ, यहाँ से मेन से कर लूँ या फिर आगे से करूँ लेजर से? तो मेन से चलो मैं कर देता हूँ, नो कर देता हूँ. फिर उसका मुझे कहे मैं कुछ भी यस नो नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने ये जो डिस्काउंट कॉलम में इनवॉइसेस मैंने ये बस किया हुआ है. इसके बाद सब कुछ जैसा है वैसे ही रहने दिया मैंने. इसके बाद फिर मैं आता हूँ जीएसटी वाले पे. इनेबल जीएसटी ऑटोमेटिकली यस था, इसको यस ही रहने देना है. बस आप एक बार दोबारा से एंटर करोगे तो आपको ये एक न्यू स्क्रीन पे लेके चला जाएगा. यू विल मूव टू न्यू स्क्रीन. अब यहाँ पे वो पूछेगा आपका स्टेट क्या. ऑलरेडी वी हैव सिलेक्टेड दिल्ली व्हाइल क्रिएटिंग द कंपनी, दैट्स व्हाई इट इज अपीयरिंग एज दिल्ली. ऑलवेज रेगुलर यहाँ पे होगा, कभी भी कंपोजिशन नहीं होगा. एग्जाम में आप रेगुलर ही करोगे. इसके बाद ये नो है, नो रहने दो. जो डेट है उसको डेट वैसे ही रहने दो. यहाँ पे मंथली होगा, इसको मंथली ही रहने देना. लेकिन उससे पहले आपको जीएसटी नंबर आपको प्रोवाइड करना है. यहाँ पे जीएसटी नंबर प्रोवाइड करना है. तो जीएसटी नंबर मैंने आपको बोला था आप लोगों को पेपर में दिया जाएगा, क्योंकि जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया हुआ मैंने अभी उसमें करेक्शन नहीं किया हुआ है जीएसटी नंबर का. तो मैं एक प्रॉपर जीएसटी नंबर में दिल्ली का मैं ढूंढ लेता हूँ. ठीक है. गूगल से दिल्ली जीएसटीएन फॉर टेस्टिंग एक आ गया. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 07. याद रखना ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा वैसे ही लिखना, अदरवाइज फिर वो आपकी रिपोर्ट जनरेट नहीं होगी. ठीक है. और वो आपको इन्फॉर्म भी कर देगा अगर आप गलत डालोगे ना. सपोज मैं अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे गलत में कुछ डाल देता हूँ, मैं जैसे गलत करूंगा देखो यहाँ पे आ गया ना वेरीफाई जीएसटी डिटेल, मतलब आपने कुछ गड़बड़ की हुई है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जाके मुझे करेक्ट करना पड़ेगा. तो P1 ZB यहाँ पे होगा. जैसे मैं करूंगा देखो अब दोबारा मुझसे पूछा क्या, वार्निंग दी क्या उसने जीएसटी नंबर को लेकर, क्योंकि मैंने जीएसटी नंबर बिल्कुल करेक्ट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है. यहाँ पे आप लोग का मंथली रहेगा, क्वार्टरली नहीं रहेगा. इसके बाद ई वे बिल को आप चाहो तो इसको नो कर सकते हो. ठीक है. क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है आपको. ई वे बिल जो आप लोगों से पूछेगा देखो मेरे स्क्रीन में क्योंकि ये अपडेटेड वर्जन आ रहा है तो ये पूरा एक बार मतलब एक ही लाइन में आ रहा है या एक कॉलम वाइज में ये आ रहा है, कॉलम वाइज में अपीयर हो रहा है. आप लोगों का 2 कॉलम वाइज में ये या 2 कॉलम के फॉर्म में वो अपीयर होगा. तो आपका ये जो ई वे बिल वाला होगा वो राइट हैंड साइड में यहाँ पे आता है. तो आप चाहे तो इसको नो कर लेना. ठीक है. यहाँ में नो करोगे बाकी नीचे के सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे. बस इसके बाद कुछ भी नहीं करना है. जितनी चीजें नो है उसको नो रहने दो, जितनी चीजें यस है उसको यस रहने दो. बस हम इंटर करते करते आगे बढ़ जाएंगे. हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है एक्स्ट्रा काम, कुछ नहीं किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी नंबर प्रोवाइड किया हुआ है. इज इट क्लियर? We have just provided the GST number here and nothing else. So just after providing GST number and you may turn the e-way bill applicable as no, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे. इसके बस एंटर करते करते हम आगे बढ़ेंगे
और फिर क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। बस ये हमारा काम यहाँ पे हो गया। अब कुछ भी हमें यस नहीं करना है, यहाँ पे भी हमें इंटर करते करते इसको सेव कर देना है। हमारे कंपनी फीचर यहाँ पे हो गया। अब जिन बच्चों का कंपनी फीचर में प्रॉब्लम आ गई, उन्होंने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं, कंपनी फीचर हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगा। इवन आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट भी कर लोगे, उसके बाद भी कंपनी फीचर में जाकर उसको आप लोग चेंजेस कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों से यही रिकमेंड करूंगा कि कंपनी फीचर का काम पहले ही कर लेना, अदरवाइज फिर बाद में आपको चेंजेस बहुत सारी एंट्रीज में करने पड़ जाएंगे। अगर आपने जीएसटी नंबर सही से प्रोवाइड नहीं किया होगा तो आपको सेल्स और परचेज वाली एंट्री में प्रॉब्लम आने वाली है। इज इट क्लियर? यस सर। तो बस अब यहाँ पे देखो, अब एक बात ध्यान देना कि अपने अकाउंट क्रिएट करने से पहले यहाँ पे देख लेना आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे अपीयर हो रहा है कि नहीं, और किसी दूसरी कंपनी का नाम अपीयर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मेरे में दिख रहा है क्या, कोई दूसरी कंपनी दिख रही है? अगर दूसरी कंपनी दिख रही होती है, डेट मीन्स कि हमने एक से ज्यादा कंपनी ओपन कर रखी है, तब प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। तो इसीलिए मैंने बोला था कंपनी क्रिएशन से पहले सारी कंपनी को शट कर लेना, उसके बाद फिर अपनी कंपनी को क्रिएट करना। कंपनी हमारी क्रिएट होगी। नाउ आई हैव मूव टू द गेटवे ऑफ टैली पेज। द फर्स्ट स्टेप ऑन गेटवे ऑफ टैली पेज विल बी क्रिएशन ऑफ लेजर। तो मैं क्रिएट में जाऊंगा और मैं यहाँ पे लेजर में जाऊंगा और सारे लेजर में 1 बाय 1 यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, तो मैं लेजर में क्रिएट करता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, थोड़ा मैं फास्ट करूंगा तो आप लोग, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप लोग उसको बाद में फिर देख सकते हो। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का एंटर में होगा। हाँ बोलो। क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रही है? क्या आ रहा है उसमें, एरर क्या आ रहा है? क्या सर तो फर्स्ट वाली स्क्रीन आती है, स्पीचेस वाली, उसके बाद सेकंड आती है हमारी जीएसटी की। फर्स्ट आती है, फिर सेकंड आती है, दोबारा फर्स्ट एंड देन सेकंड। एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा। चलो तब उसको कॉलेज में लेकर आना आप कल, मैं देखूंगा उसमें क्या प्रॉब्लम है। अपना लैपटॉप लेकर आना। ओके सर। अच्छा, क्या कैपिटल में मैंने आप लोगों को कुछ बताया था कि यहाँ पे आपको जीएसटी डिटेल प्रोवाइड करनी होती है क्या? बोलो। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम रेगुलर करेंगे क्या? आंसर इज नो। हम रेगुलर करेंगे फिर वहां पे फिर क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम यहाँ पे कैपिटल को कैपिटल अकाउंट के अंडर में जब हम क्रिएट करते हैं तो हम यहाँ पे इसको या अनरजिस्टर्ड कर लेंगे या इसको अननोन कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, अननोन भी नहीं करते, इसको हम लोग अनरजिस्टर्ड ही कर खत्म करते हैं ताकि फिर ये प्रॉब्लम ना करे बाद में। ठीक है, कैपिटल के केस में हम इसको अनरजिस्टर्ड कर लेंगे, ये सभी लिख लो। कितना इसका कैपिटल है, कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, जनरल रिजर्व। ये किस में जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। कितना इसका अमाउंट है, 10 लाख। इसके बाद हमारा है P&L अकाउंट, ये तो हमारा बनेगा नहीं। फिर देन लोन फ्रॉम HDFC। लोन फ्रॉम HDFC किस में आएगा, सिक्योर्ड लोन में। इसमें जीएसटी एप्लीकेबल होगी क्या? आंसर इज नो, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, जीएसटी इस एप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ क्यों पूछ रहा है ये बार बार, टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल। छोड़ो, नहीं नहीं उसको छोड़ दो रेगुलर, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी 2 लाख यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, कितना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, डिवेंचर। डिवेंचर को अनसिक्योर्ड कर लेते हैं। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। डिवेंचर कितना है, 2,50,000 डिवेंचर है। इसके बाद हमारा आता है सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर का हम बना लेते हैं अभी। तो नीचे हमारे सन्ड्री क्रेडिटर की सारी डिटेल गिवन है। सबसे पहला नाम क्या है, अमित। अमित हमारा आता है सन्ड्री क्रेडिटर में। अब जरा देखो यहाँ पे, पहले जब हम लोग बनाते थे क्रिएटर या डेटर का, तो यहाँ पे कुछ सारे हमारे ऑप्शन यहाँ पे आया करते थे।
क्योंकि मैंने सारे ऑप्शन मैंने बंद कर दिया, सारे ऑप्शन क्या मैंने एक ऑप्शन बंद कर दिया बिल वाइज डिटेल, तो इसीलिए वो हमसे बिल नहीं पूछेगा। ठीक है, तो जो आपके क्वेश्चन में ये बिल वाइज डिटेल जो गिवन है वो हमें बिल नंबर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि भाई अमित कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अमित दिल्ली से बिलोंग करता है, हम दिल्ली यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, नीचे लिखा होगा। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट करना होगा। ये देखो डेटर और क्रेडिटर केस में ये कंपलसरी हो जाता है आपको रेगुलर सेलेक्ट करना, बाकी सब में आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, और रेगुलर के साथ साथ आप अगर जो रजिस्टर्ड है और यहाँ पे हमें जीएसटी नंबर आपको उसकी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फिर से कोई एक और ढूंढ लेते हैं दिल्ली के लिए जीएसटी नंबर। इसका कर लेते हैं 07AAA यस। हाँ ठीक है, D2ZH यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा इसका, अमित का ओपनिंग बैलेंस 85,000। अब जो इसमें हमारे क्वेश्चन में बिल नंबर भी गिवन है, रेफरेंस नंबर भी गिवन है, बट वो हमसे पूछेगा नहीं, इंटर करेंगे सीधा एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं पूछा ना तो एग्जाम में बिल नंबर वाला नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं सुमित। सुमित भी क्रेडिटर है, तो सुमित क्या है, रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, ये अनरजिस्टर्ड, तो यहाँ पर अनरजिस्टर्ड कर लेंगे। कितनी इसका अमाउंट है सुमित का 95। नेक्स्ट क्या है हमारा नवीन। नवीन भी क्या है अनरजिस्टर्ड है, यस। अमाउंट कितना है नवीन का 70,000। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारा बैलेंस शीट पे फिर आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है हमारा, एक सेकंड, प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने 2 बार लिख लिया है क्या, अच्छा ये ऑलरेडी था यहाँ पे, चलो कोई नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स ये था 2 बार आ गया ना क्वेश्चन में, देयर इज एन एरर इन द क्वेश्चन, चलो कोई नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स किस में आएगा बेटा ये प्रोविजन फॉर टैक्स, जल्दी से बताओ। प्रोविजन में आएगा, इसका क्या हमने अमाउंट कितना है, प्रोविजन फर्स्ट वाला ही लिखेंगे ना 33,000। ठीक है, ये हमारा हो गया। हमारा एक छूट गया ना, बिल्स पेबल छूट गया। बिल्स पेबल किस में जाएगा, करंट लायबिलिटीज में। क्या नाम है इसका कितना अमाउंट है 75,000। नेक्स्ट क्या है हमारा सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ये भी आउटस्टैंडिंग नहीं जाएगा। अमाउंट कितना है इसका 25,000। रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है, रेंट आउटस्टैंडिंग बेटा कितना गिवन है यहाँ पे 25 है ना, इसको 37, इसको 37 कर लेते हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे नीचे ब्रेकअप किया था प्रोविजन का 12,000 इसी में ऐड कर लो, 37 कर लेते हो जाएगा। ठीक है, हमारा लायबिलिटी साइड के सारे आइटम हो गए। अब आते हैं एसेट साइड के। सबसे पहला आइटम क्या है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग्स, ये किस में आएगा फिक्स एसेट में, तो इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगी क्या, आंसर इज नो, नॉट एप्लीकेबल होगी, यहाँ पे इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, इसका ओपनिंग बैलेंस आते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमारा क्या है इसका 15 लाख। नेक्स्ट क्या है हमारा प्लांट एंड मशीनरी, ये भी यही होगा, कितना इसका अमाउंट है। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर, कितना इसका अमाउंट है फर्नीचर का 1,70,000। नेक्स्ट हमारा क्या है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किस में जाएगा इन्वेस्टमेंट में जाएगा, कितना अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का 80,000। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैश इन हैंड, जो हमें बनाना नहीं होता है। इसके बाद हमारा आता है पीएनबी, पीएनबी किस में आएगा बैंक में आएगा। ठीक है,
अब बैंक के बारे में देखो ये सब डिटेल पूछेगा, ये सब प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इंटर करते करते आगे बढ़ जाना, सीधे आ जाना आप ओपनिंग बैलेंस प्रोवाइड करना। कितना है इसका ओपनिंग बैलेंस बैंक का? 2,25,000 पीएनबी का। नेक्स्ट ये हमारा है एसबीआई, ये भी बैंक ही होगा। कितना है एसबीआई का? 1,75,000। इसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंस है, ये किस में आएगा? करंट एसेट में, जीएसटी इस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। ओपनिंग बैलेंस क्या है इसका? 5,000। नेक्स्ट क्या है हमारा? स्टॉक, स्टॉक को हम बाद में डील करेंगे। इसके बाद हमारा बिल रिसीवेबल, ये भी करंट एसेट में आएगा। ओपनिंग बैलेंस क्या है इसका? 85,000। देन नेक्स्ट हमारा क्या है? सन्ड्री डेटर, इसको भी जल्दी से बना लेते हैं। कितने हमारे सन्ड्री डेटर? वो इतने सारे सन्ड्री डेटर आपके नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है, बहुत आएंगे, 2 आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। तुमने यहाँ पे बना लेते हैं सन्ड्री डेटर्स। अगेन यहाँ पे देखो सन्ड्री डेटर की कसम से बिल नंबर नहीं, यहाँ पे डिटेल हमने ऑफ कर रखी है, इसलिए यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है। तो सीमा नाम है ना सबसे पहले, सीमा का कितना बैलेंस है? 30,000। क्या ये अनरजिस्टर्ड है, तो हमने यहाँ पे अनरजिस्टर्ड नहीं किया ना, ऊपर हमें अनरजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड 30,000 इंटर किया, सेव किया। नेक्स्ट कौन है हमारा? पूजा, पूजा भी डेटर है। ये कौन सी डेटर है? ये रजिस्टर्ड है और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा यहाँ पे गिवन है, लेकिन यहाँ पे गलत गिवन है, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। ये कौन सी स्टेट की है? पंजाब की है, क्योंकि 03 से स्टार्ट हो रहा है, तो पंजाब का करेक्ट यहाँ पे हम कोड हम ढूंढ लेते हैं। चलो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 03 4567 Q2Z2। अच्छा अभी भी गलत आ रहा है। पंजाब का पूजा का लोग बना रहे थे ना, बना नहीं है ना पूजा का, ये भी बना नहीं है। रेगुलर है एक्सरेन, इसका भी हम ढूंढ लेते हैं। क्या है पंजाब का? क्योंकि बेटा 03 पंजाब का ही होता है ना, वो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, ये मैंने गलत दिया हुआ था ना, मैं इसका करेक्ट में ढूंढ लेता हूँ। नहीं नहीं, वो आप लोगों को नहीं करना, वो जीएसटी नंबर आपको सब कुछ प्रोवाइड रहेगा वहां पे, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने गलत दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्लास में बताने के लिए कि गलत करने से क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अब सही है, ठीक है। कितना इसका बैलेंस था ओपनिंग पूजा का? 45,000। 45,000 हमारा होगा। इसके बाद हमारा राहुल, राहुल क्या ये भी रजिस्टर्ड है? ये कौन सी स्टेट का है? 27। ये है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का भी ढूंढ लेते हैं जल्दी से। महाराष्ट्र मुंबई, यस 27 AAA CC है 1206 D1 ZG, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। तो हमने सबका जीएसटी नंबर प्रोवाइड कर दिया है। बाकी जो बचा है राहुल है ना, ये 50,000 इसका ओपनिंग बैलेंस, और आखिरी जो अनरजिस्टर्ड है क्या नाम है उसका? प्रीति, ये भी डेटर है, ये अनरजिस्टर्ड होगी। कितना इसका ओपनिंग बैलेंस है? 80,000। बस हमारे सारे के सारे डेटर हमारे क्रिएट हो गए। इसके बाद डेटर के पास हमारा बचा क्या? बस सारे हमारे एसेट भी बन गए। अब जल्दी से हम आते हैं ऑल्टर में। ऑल्टर में जाके हम क्या करेंगे? जो हमने लेजर नहीं बनाया उसको, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? अनरजिस्टर्ड को देखो,
अब हमने क्या क्या नहीं बनाया, हमने कैश नहीं बनाया, तो कैश में जाकर बस हम अमाउंट यहाँ पे फिल कर देंगे। कितना है कैश इन हैंड है 30,000। इसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाया, इसमें भी हमारा कितना ओपनिंग बैलेंस है, P&L अकाउंट में कितना बैलेंस है 8 लाख, ये भी हमने फिल कर लिया। बस हमारे सभी अकाउंट हमारे क्रिएट हो गए और हमने ऑल्टर भी कर दिया। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 जिसमें हम लोग क्रिएट करेंगे क्या, सारे स्टॉक। तो स्टॉक क्रिएशन से पहले हमें सबसे पहले यूनिट में क्रिएट करना होगा। और एक चीज ध्यान देना, जब आप लोग जीएसटी का जब जीएसटी वाला जब क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे जो आप सिंबल प्रोवाइड करोगे, फॉर्मल नेम प्रोवाइड करोगे, उसके साथ जो यूक्यूसी दिया हुआ है वो भी प्रोवाइड करना कंपलसरी है। अगर उसमें गलती होगी फिर आपकी जीएसटी रिपोर्ट वहाँ पे अपीयर नहीं होगी, ठीक है, जनरेट नहीं होगी, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो हमारे सारे के सारे किसमें हो रहे हैं, हमारे पीसेस में हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे पीसेस कर लेते हैं। तो नाम यहाँ पे लिख लो पीसेस। तो यहाँ पे हम लोग पीसेस यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड में भी हमें पीसेस लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ डेसिमल आपको पता ही है यहाँ पे क्या होगा, केजी वीजी होगा तो 2 कर देना, अदरवाइज 0 रख लेना इसको पीसेस या यूनिट में। इसको हमने बना दिया, बस हमें एक यूनिट की जरूरत थी, हमने बना लिया। उसके बाद स्टॉक ग्रुप में जाएंगे। स्टॉक ग्रुप हमारे कितने हैं, 2 ही हैं। कौन कौन से, फिलिप्स और कैंस्टर। फिलिप्स हमारा हो गया, प्राइमरी में बनेगा, बाकी सब में आप लोग दोनों को नो रखना, ठीक है, इंटर। उसके बाद कैंस्टर हमारा कितना है, कैंस्टर भी हमारा क्या होगा, प्राइमरी होगा, इसमें भी दोनों नो रहेगा। बस हमारे दोनों ग्रुप बन गए। इससे बाहर निकल जाना, सीधे आ जाना स्टॉक आइटम में। कैटेगरी नहीं बनानी है, ठीक है। स्टॉक आइटम में क्या है आपका, अब देखो एचएसएन कोड वगैरह आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, मैं बताता हूँ कैसे आप लोगों को करना है। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे किसको, लैम्प को बनाएंगे। हमने लैम्प का नाम यहाँ पे लिखा, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये फिलिप्स से बिलोंग करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फिलिप्स मैंने सिलेक्ट कर लिया। पीसेस, यूनिट में पीसेस मुझे सिलेक्ट करना है। जीएसटी एप्लीकेबल होगी, यस एप्लीकेबल होगी। जीएसटी में ये मैं यहाँ पे सेट करनी है, यस, हमें यहीं पे जीएसटी सेट करनी है, यस करेंगे। अंदर चले जाएंगे, डिस्क्रिप्शन पूछेगा। डिस्क्रिप्शन अगर क्वेश्चन में नहीं भी गिवन होगा, अपने मर्जी से कुछ भी लिख देना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इलेक्ट्रिक आइटम है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया। एचएसएन नहीं गिवन होगा क्वेश्चन में, आप लोग 1 2 3 4 डिजिट का कुछ भी एचएसएन नंबर आप लिख लेना, लेकिन लिख जरूर लेना। समझ में आ रहा है ये, बोलो। तो एचएसएन कुछ भी 4 डिजिट का तो जरूर लिखना। उसके बाद फिर ये ऑन वैल्यू ही रहेगा बाय डिफॉल्ट, आपको वैसे ही रखना है। टैक्सेबिलिटी अननोन नहीं रहेगी, हमेशा टैक्सेबल रहेगी, हमेशा टैक्सेबल रहेगी आपकी टैक्सेबिलिटी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको परसेंटेज प्रोवाइड करना, क्योंकि आपके क्वेश्चन में सभी पे सेम परसेंटेज लग रहा है, तो आप 12% लिखोगे। बस 12% लिखने के बाद इंटर करते करते आप आगे बढ़ के इसको सेव करोगे। आगे बढ़ोगे, ये पूछेगा ये टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है ये गुड्स है। कभी भी सर्विस को सिलेक्ट मत कर लेना, गुड्स रहेगा। आगे बढ़ेंगे, ये रेट ऑफ ड्यूटी को ब्लैंक छोड़ेंगे। क्वांटिटी आपकी जितनी है उतनी लिखोगे, इस केस में 50, रेट जितना है उतना ही लिखोगे, इस केस में 500, देन उसको वैल्यू अपने आप आ जाएगी, इसको एक्सेप्ट करोगे, सेव हो गया। नेक्स्ट हमारा इसी तरह से होगा बल्ब। बल्ब भी किससे होगा, फिलिप्स होगा, ये भी पीसेस होगा, ये भी एप्लीकेबल होगा, और ये भी क्या होगा, यस होगा। अंदर जाएंगे, अगेन यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन गिवन होगा, एक सेकंड बेटा, जो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन गिवन होगा वो लिख लोगे। अब यहाँ पे मैं कुछ और यहाँ पे आप एचएसएन नंबर प्रोवाइड कर सकता हूँ, आप चाहे तो सेम रख सकते हो, ठीक है। ऑन वैल्यू अननोन नहीं रहेगा, क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। अगेन परसेंटेज आपका क्वेश्चन में गिवन है कि सब सारे ही गुड्स पे सेम जीएसटी है, तो मैं परसेंटेज सेम 12% लिख लेता हूँ। इसका कितने हैं, क्वांटिटी 500, और इसका रेट कितना है 120। बस इंटर इंटर करोगे, ये आपका आ जाएगा। इसी तरीके से ट्यूबलाइट भी बना लोगे। समझ में आ रहा है ना सभी को, बोलो। कितनी क्वांटिटी है इसकी, ट्यूबलाइट की 400, और रेट कितना है 200। नेक्स्ट क्या है हमारा, जूसर। जूसर किस में आ रहा है, कैंस्टर में आ रहा है, पीसेस में ये भी आएगा, एप्लीकेबल जस। डिस्क्रिप्शन क्या है इसका, किचन। टैक्सेबल होगा ना, ये भी गलती से अननोन हो गया था।
नेक्स्ट कितनी क्वांटिटी है, 80,000। इसके बाद है मिक्सचर, मिक्सर है ना, मिक्सचर बोल रहा हूँ, मिक्सर पीसेस एप्लीकेबल, यस। देन अगेन इलेक्ट्रिक आइटम, इलेक्ट्रिक नहीं, ये किचन अप्लायंसेस ना, कितना इसका है मिक्सर का, 45,000। नेक्स्ट क्या है हमारा, केटल, कितनी क्वांटिटी इसकी केटल की, 100, 600। हो गया, सारे आइटम हमारे बन गए। अब आइटम बनने के बाद हम क्या करेंगे, जाकर अपनी बैलेंस शीट को चेक करेंगे कि भाई हमारा कुछ भी गलत तो नहीं बना हुआ है। तो बैलेंस शीट को हमने चेक किया तो हमारा सब कुछ बिल्कुल करेक्ट है। हम क्या यहाँ पे चेक करते हैं कि डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस तो नहीं आ रहा है। अगर डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस नहीं आ रहा है, दैट मींस वी आर 90% श्योर कि हमारा सब कुछ सही बना हुआ है। 10% फिर भी वहां पे चांसेस रहता है गड़बड़ होने का, बिकॉज कंपनसेटिंग एरर भी कई बार हो जाते हैं हमसे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद सीधे हम लोग बढ़ते हैं अपनी एंट्रीज पे, एंट्रीज की तरफ हम बढ़ते हैं, जल्दी से आते हैं लोग वाउचर में। तो वाउचर में अब देखो, वाउचर में जब आप लोग जाओगे तो एक चीज का ध्यान रखना कि आपका वाउचर ना सिंगल एंट्री मोड में नहीं होना चाहिए, डबल एंट्री मोड में होना चाहिए। कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि ये जो यहाँ पे हमसे लेजर पूछ रहा है वो ऊपर ही पूछता है, पर्टिकुलर से ऊपर यहाँ पे पूछता रहता है, तो डेट मीन वो आपका सिंगल एंट्री मोड में है। तो यहाँ पे चेंज मोड का ऑप्शन आता है, एक बार जरूर ये चेक कर लेना आपका डबल एंट्री मोड में है कि नहीं। आप सीधे जाके भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे है ना, इस पे आप क्लिक करोगे या कंट्रोल एच करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, सिंगल एंट्री डबल एंट्री है ना, तो ध्यान रखना आपका हमेशा डबल एंट्री में होना चाहिए। ठीक है, तो डबल एंट्री में मेरा ऑलरेडी था, अगर आप लोगों का नहीं होगा तो उसको कर लेना। तो हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी ट्रांजेक्शन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है परचेज फ्रॉम अमित, एंड अमित इज रजिस्टर्ड सप्लायर। ऑलरेडी हमने इसको कंसीडर कर लिया कि ये रजिस्टर्ड सप्लायर है, क्योंकि हमें उसका अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे ही हमें देखना होता है वेदर ही इज रजिस्टर्ड सप्लायर और नॉट। सो ही वाज रजिस्टर्ड सप्लायर एंड वी हैव ऑलरेडी provided all the details of Amit while creating his ledger. ओके, तो हम परचेज करें तो सीधा हम कहाँ पे जाएंगे, F9 पे जाएंगे परचेज में। अब देखो क्वेश्चन में आप लोगों को एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, कोई भी वहां पर रेफरेंस नंबर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो आप रेफरेंस नंबर को क्या करोगे, ब्लैंक छोड़ दोगे। इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है? तो मैं रेफरेंस नंबर को मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, डेट को भी मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ, सीधे मैं पार्टी अकाउंट पे आता हूँ। पार्टी अकाउंट में मैं किससे मैं परचेज कर अमित से, तो मैंने अमित को हमें यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा स्क्रीन आती है कंट्रोल ए से आगे बढ़ोगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, परचेज लेजर। परचेज लेजर में क्या करोगे आप लोग, परचेज लेजर को क्रिएट करोगे, क्योंकि हमारा परचेज लेजर भी बनानी है। तो परचेज लेजर किसके अंडर में बनेगा, परचेज अकाउंट के। ठीक है, परचेज अकाउंट के अंडर में बनेगा। और यहाँ पे देखो ये हमारा ये जो सारी की सारी हमारी जीएसटी यहाँ पे क्या है, अप्लीकेबल है। यस, जीएसटी हमारी अप्लीकेबल होगी, लेकिन हम जीएसटी सेट नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है सबको, बोलो। देखो यहाँ पे सभी ध्यान दो, यहाँ पे जब परचेज या सेल्स लेजर बनाओगे, आफ्टर प्रोवाइडिंग द नेम ऑफ दैट लेजर देन यू हैव टू सेलेक्ट द ग्रुप एंड देन आफ्टर दैट इट विल आस्क टाइप ऑफ लेजर, ऑलवेज सेलेक्ट नॉट एप्लीकेबल। ओके, परचेज और सेल्स के टाइम पे हमेशा नॉट एप्लीकेबल ही सिलेक्ट करोगे आप लोग। उसके बाद जब आगे बढ़ोगे तो पूछेगा क्या जीएसटी एप्लीकेबल है। यस, जीएसटी इज एप्लीकेबल बट वी विल नॉट प्रोवाइड एनी जीएसटी डिटेल हियर। तो इसको नो है, नो ही रहने देना। इसको टाइप ऑफ सप्लाई में आगे गुड्स कर सकते हो, इट इज ऑप्शनल बट इट इज एडवाइजेबल टू चूज द गुड्स इंस्टेड ऑफ सर्विसेज। क्लियर, बाकी कुछ भी आपको नहीं प्रोवाइड करना है, एक्सेप्ट करेंगे। हमारा यहाँ पे परचेज हो गया। क्या परचेज कर रहे हैं उससे, लैम्प्स, लैम्प्स 50 क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं उससे, 300। कितने में, 400 में, 400 में कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने इसमें जीएसटी चार्ज नहीं किया हुआ, मतलब बोला है कि ये जीएसटी इंक्लूड नहीं है इस रेट में। तुम क्या करेंगे, इंटर करेंगे। अच्छा, क्या यहाँ पे कोई डिस्काउंट भी है क्या, ट्रेड डिस्काउंट? आंसर इज नो। देन वी विल लीव दिस कॉलम एज ब्लैंक, देन वी विल प्रेस इंटर। फिर इंटर करेंगे, बोल रहा है कोई और आइटम खरीद रहे थे, आंसर इज नो, वी आर
और दिस फर्म इज परचेजिंग ओनली वन आइटम विच इज लैम्प एंड नथिंग एल्स। तो एक बार और इंटर करेंगे, हमारी एंड ऑफ लिस्ट होगी। अब यहाँ पे हमें जीएसटी डिटेल हमें प्रोवाइड करनी है। देन वी हैव टू क्रिएट अ न्यू लेजर। अब लेजर क्रिएशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लेजर सिलेक्शन के लिए क्या करते हैं, विल प्रेस स्पेस बार, तो यहाँ पे सारे लेजर हमारे अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना बेटा, कई सारे जो बच्चे जो क्लास में नहीं आते मैं उनको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे एंटर करने के बाद आप एक बार एंटर करोगे तो आपका जो यहाँ पे ये जो पिंक लाइन दिख रही है आपको, पिंक लाइन सभी बच्चों को दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये लाइन के अभी ऊपर है ना, एक बार और एंटर करूंगा, ये मेरी पिंक लाइन कहाँ पे हो जाएगी, मेरी ये मेरी पिंक लाइन यहाँ पे लाइन के नीचे हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लेजर को सिलेक्ट करना है। तो लेजर मुझे कौन सा सिलेक्ट करना है, मुझे यहाँ पे जीएसटी वाला लेजर सिलेक्ट करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे तो अभी किया ही नहीं, मेरे यहाँ पे जीएसटी लेजर तो मेरा यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, इसीलिए तो मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। और जरा कोई मुझे बताएगा परचेज के टाइम पे हमें कौन सा हमें लेजर यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, इनपुट जीएसटी या आउटपुट जीएसटी? अब इनपुट जीएसटी, यस इनपुट जीएसटी, वेरी गुड। और लेकिन हमें दूसरी बात हमें ये भी देखनी पड़ेगी कि ये जो हमारा जो लेजर है, जो हमारा सॉरी लेजर बोला, ये जो हमारा इनपुट जीएसटी है वो कौन सी जीएसटी हमें यहाँ पे प्रोवाइड में यहाँ पे हमें हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगी, ये आईजीएसटी होगी या सीजीएसटी और एसजीएसटी होगी। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम हम कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और अमित कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। मतलब ये फर्म तो दिल्ली से है, ये तो हमें पता है, अमित कहाँ का रहने वाला है, बोलो, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में पहले ही लाइन में। ये भी तो दिल्ली का ही है ना, तो जब दोनों दिल्ली के तो यहाँ पे हमें कौन से में जीएसटी में प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सीजीएसटी और, तो सबसे पहले सीजीएसटी करेंगे और सीजीएसटी एलजीएसटी आईजीएसटी जितने भी जीएसटी होती है वो कौन से ग्रुप के अंडर में बनती है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे, टाइप ऑफ ड्यूटी हमसे पूछेगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीएसटी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे ध्यान देना, ये फिर पूछ रहा है कि भाई ये किस टाइप की ड्यूटी है, मतलब सीजीएसटी किस में आएगी जरा बताओ, सेंट्रल टैक्स में आएगी, सेस में आएगी, इंटीग्रेटेड टैक्स में आएगी या स्टेट टैक्स में आएगी? तो सेंट्रल टैक्स में आएगी, तो हमने सेंट्रल टैक्स हमने यहाँ पे लिखा। अब देखो कई सारे बच्चे यहाँ पे परसेंटेज प्रोवाइड कर देते हैं, इसको 0% ही रहने देना, मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें परसेंटेज आपको प्रोवाइड नहीं करना क्योंकि आपने परसेंटेज ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, कब, जब आप लोग स्टॉक आइटम बना रहे थे, while creating the stock item we have already provided the percentage of CGST SGST. Is it clear to everyone? So do not provide the percentage here, it is 0 and it will remain 0. बस इंटर करेंगे, ये राउंडिंग ऑफ वाला नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ना, नो करना, फिर इसके बाद एक्सेप्ट। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक हमारा अमाउंट आ गया कि नहीं आ गया। अगर किसी बच्चे का यहाँ पे ऑटोमेटिक अमाउंट नहीं आ रहा है, डेट मींस आप कुछ ना कुछ गड़बड़ किया हुआ है आपने। तो जीएसटी वाले में बहुत ध्यान से ये करना, आप लोग जितनी चीजें मैंने जीएसटी के बारे में बताई है इस वीडियो को बार बार देखना तो समझ में आ जाएगा। तो सीजीएसटी हमारा हो गया, फिर इंटर करेंगे, क्योंकि सीजीएसटी लगी तो एसजीएसटी भी लगेगी, तो फिर से मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो फिर से मैं एक बार स्पेस बार प्रेस करूंगा, फिर से मैं किस पे जाऊंगा, अपने एरो की का यूज करके मैं क्रिएट पे जाऊंगा, इस बार मैं एसजीएसटी में यहाँ पे क्रिएट करूंगा। फिर से अगेन जितनी भी जीएसटी होती है वो सारी की सारी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में क्रिएट होगी, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस। देन अगेन क्या यहाँ पे टाइप्स ऑफ ड्यूटी में मुझे क्या सिलेक्ट करना है, अदर कभी भी नहीं होगा, ऑलवेज जीएसटी। ओके, नाउ व्हाट काइंड ऑफ जीएसटी इज इट, इट इज स्टेट टैक्स। ओके, अगेन 0%, देन नॉट एप्लीकेबल, नो, देन एक्सेप्ट। ये भी आ गया आपका, आया कि नहीं आया दोनों, बोलो। तो बस इंटर करो और बस इसको सेव करके आगे बढ़ो, डायरेक्शन लिखो और इसको सेव करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़े। अब आते हैं राहुल को सेल करने की बारी आती है। तो सेल के लिए हमें F8 प्रेस करना होगा। ठीक है, पार्टी अकाउंट में क्या होगा हमारा, राहुल। देन ये एक्स्ट्रा स्क्रीन आती है तो कंट्रोल है, सब आगे बढ़ जाना। अब बोला सेल्स लेजर, सेल्स लेजर तो हम लोगों ने बनाया ही नहीं, तो हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो क्रिएट पे हम जाएंगे, एरो की का यूज करेंगे, गो टू क्रिएट, देन इंटर। अब यहाँ पे आप लोग सेल्स का नाम लिखोगे, ठीक है, क्योंकि लेजर का नाम सेल्स होगा। कौन से ग्रुप के अंडर में बनेगा, सेल्स अकाउंट के अंडर में बनेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल मैंने अभी भी बताया था,
परचेज के टाइम पे भी और सेल्स के टाइम पे भी टाइप ऑफ लेजर में नॉट अप्लीकेबल ही रहेगा, जीएसटी अप्लीकेबल रहेगी, लेकिन ये नो रहेगा उसके नीचे। ये जो सर्विस है इसको आपको चेंज करके गुड्स करना पड़ेगा, ठीक है। बस इंटर करो, ये आपका सेल्स हो गया। इसके बाद नेम ऑफ आइटम, क्या सेल कर रहे हो आप? मैं बल्ब सेल कर रहा हूँ, ठीक है। कितनी क्वांटिटी? 450 क्वांटिटी। किस रेट पे? रेट इज गिवन एज 300। लिस्ट प्राइस है, ध्यान देना। तो हम यहाँ पे लिस्ट प्राइस ही यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे रेट में। वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी कैलकुलेशन इन रफ और एनीवेयर एल्स। Okay, we will simply provide the list price in the rate column, and then in discount column we will provide discount if it is any. Okay, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में 10% trade discount is given, so we will simply write 10. It will convert this 10 into 10% और यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? तो बस एक ही आइटम सेल कर रहे हैं, तो इसलिए हम एक बार एंटर करेंगे तो फिर पूछ लिया कि कोई दूसरा आइटम भी है, द आंसर इज नो। एक बार और एंटर कर लेंगे, हमारा आइटम की लिस्ट एंड होगी। अब यहाँ पे हमारी जीएसटी की बारी आती है। तो जो राहुल था, राहुल कहाँ से बिलोंग करता था? राहुल इज बिलोंगिंग टू मुंबई, महाराष्ट्र। लिखा हुआ है ना कि भाई राहुल ही इज ए रजिस्टर्ड सप्लायर फ्रॉम मुंबई। तो हमारी फर्म में दिल्ली में, राहुल है मुंबई का, तो कौन सी जीएसटी यहाँ पे एप्लीकेबल होगी? इंटर स्टेट हो गया ना? क्या होगा यहाँ पे? यस, तो हम यहाँ पे फिर से स्पेस बार प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे इस बार क्रिएट करेंगे आईजीएसटी। अच्छा, मैंने गड़बड़ कर दी ना, मैंने इनपुट आउटपुट नहीं लिखा। पहले मैं जाके उसको बेटा मैं करेक्ट करता हूँ, फिर मैं इस सेल वाले एंट्री को पास करता हूँ। पहले मैं इस ऑल्टर में जाके इसको करेक्ट करता हूँ। मैंने जो दो लेजर बनाए हैं ना जीएसटी वाले, सीजीएसटी, ये हमारा होगा इनपुट सीजीएसटी, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी। आप लोग बेटा ये ध्यान देना, ठीक है। इनपुट आउटपुट जरूर लिख लेना, इट इज कंपलसरी। अब आते हैं वाउचर में। F8 में कौन था? राहुल था। सेल्स क्या था? बल्ब 450, कितना था? 300 था ना, ठीक है। इसके बाद हमने इंटर किया। अब यहाँ पे कौन सी जीएसटी लगेगी? आईजीएसटी लगेगी। तो मैं यहाँ पे इस पे प्रेस करूंगा, आईजीएसटी तो यहाँ पे हमारे पास है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्रिएट पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं आईजीएसटी का मैं एक लेजर क्रिएट करूंगा। लेकिन बेटा कौन सी आईजीएसटी होगी? इनपुट वाली या आउटपुट वाली? आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है। तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में ही होगा। टाइप में क्या होगा? जीएसटी, ऑलवेज जीएसटी होगा वो। अब ये कौन सी जीएसटी टाइप है? ये इंटीग्रेटेड वाली है, ठीक है। यहाँ पे भी परसेंटेज 0 ही होगा, ये भी नॉट एप्लीकेबल, ये भी नो। इसके बाद यस करोगे, बस ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ गया। इतना सबको क्लियर आया? इज इट क्लियर और नॉट? तो बस इंटर 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 सेव, ये आपका सेव हो गया। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या है हमारा? पेड 84,500 टू अमित इन फुल सेटलमेंट अगेंस्ट। अब यहाँ पे देखो, अब क्योंकि हमारा बिल नंबर वाला ये क्वेश्चन है, तो अगर कोई एग्जाम में बिल नंबर वाइज नहीं गिवन होगा तो वो दे दिया जाएगा कि कौन सी बिल का ये पेमेंट किया जा रहा है, पुरानी वाली या न्यू वाली, इस तरीके से कुछ लिखा होगा। तो आप लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेना। तो अमित को कितना पेमेंट किया जा रहा है? 84,500 PR20, मतलब ये ओल्ड बिल वाले की बात हो रही है, ठीक है। तो हम पेमेंट की एंट्री कहाँ पे पास करते हैं? पेमेंट की बेटा एंट्री कहाँ पे पास हुई, जल्दी से बताओ। F5 में। तो F5 में किसको पेमेंट कर रहे हैं हम लोग? अमित को। तो हम अमित को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है। उसकी बिल कितने की थी हमें देखना पड़ेगा, 85,000, तो उसको 85,000 से हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट कितने से करेंगे? जितने से हम लोग उसको पेमेंट कर रहे हैं। और पेमेंट किससे होगी? एसबीआई से होगी। एसबीआई से होगी ना, क्योंकि सारे डेटा क्रेडिटर की किससे पेमेंट हो रही है, जरा देखो क्वेश्चन में। यस, एसबीआई से होगी। कितनी पेमेंट कर रहे हैं इसको, अमित को? 84,500। बाकी रिमेनिंग क्या हो गया? अब क्योंकि रिमेनिंग क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड होगा ना। ये डिस्काउंट रिसीव किस तरह कौन से ग्रुप के अंडर में आएगा? यस, इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। इनडायरेक्ट इनकम में टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, देन जीएसटी, यहाँ पे भी आप लोग नॉट एप्लीकेबल ही कर दो, ठीक है। आगे करते हैं 500। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अब फिर से मैं बता देता हूँ, बच्चों को समझ में नहीं आया होगा ये।
डिस्काउंट रिसीव देखो, जिन जिन पे नॉट जीएसटी यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होती ना, उससे बेटर कि वहां पर नॉट अप्लीकेबल ही कर दिया करो, ताकि फिर बाद में कुछ एरर वगैरह ना आए। क्या इस डिस्काउंट रिसीव में कोई जीएसटी अप्लीकेबल होगी? तो आंसर इज नो, कोई जीएसटी अप्लीकेबल नहीं, इसलिए मैंने नॉट अप्लीकेबल कर दिया। नॉट अप्लीकेबल करोगे फिर बाकी चीज अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, बस मैंने यहाँ पे 500 का मैंने ये कर दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला हो गया। फोर्थ वाला क्या, रिसीव फ्रॉम राहुल 1,35,000 फॉर द फुल सेटलमेंट। तो फोर्थ वाला पॉइंट है कि भाई राहुल से कितना रिसीव हो रहा है, 1,35,000 किस बिल के अगेंस्ट? पुराने वाली बिल के अगेंस्ट। पुरानी वाली जो बिल, नहीं पुरानी नहीं, नई वाली बिल है ना, यस, नई वाली बिल के अगेंस्ट जो एंट्री नंबर 2 में जो एंट्री हमने पास की थी, उसका जो भी अमाउंट है उसके अगेंस्ट कितना हमें पेमेंट रिसीव हो रहा है, 1,35,000। तो रिसीव में जाएंगे, तो रिसीव में जाए, मैंने बताया भी था आप लोगों को ट्रिक कि कैसे इसको आप लोग सॉल्व करोगे। पहले यहाँ पे क्रेडिट पूछ रहा है, आप किससे पेमेंट ले रहे हो उसका नाम लिखना है। हम किससे ले रहे हैं पेमेंट? हम पेमेंट किससे ले रहे हैं? मतलब पेमेंट किससे रिसीव कर रहे हैं? रा, राहुल से 1,35,000। लेकिन हमें याद नहीं कि उसका अमाउंट कितना ड्यू था न्यू वाली बिल में, थोड़ा सा डिफरेंट फिगर आया था और हम लोगों ने यहाँ पे बिल डिटेल भी प्रोवाइड नहीं की है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा या कैलकुलेट करना पड़ेगा। तुम रफ में कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका अमाउंट कितना रहा होगा, 450 इंटू 300, 1,21,500 रिसीव फ्रॉम राहुल अगेंस्ट। ये क्लास में बेटा क्वेश्चन हम लोग क्या इसमें कुछ चेंजेस किए थे क्या फोर्थ वाले पॉइंट में? हम्म, बोलो। 1,36,080। चलो ठीक है, क्या है राहुल, कितना इससे हमारा ड्यू था? राहुल से ड्यू था 1,36,080, कितना अमाउंट ड्यू था। लेकिन रिसीव कितना हुआ है? रिसीव हुआ है हमें 1,34,500, यही हुआ है ना? बोलो बोलो, नहीं समझ में आया ये? भाई सेकंड वाली एंट्री को आप लोग कैलकुलेट करो, एंट्री को जरा कैलकुलेट करो, उसका अमाउंट, एंट्री जो हमने पास की थी उसकी कैलकुलेट करो, कितनी है उसका अमाउंट ड्यू हो रहा है। हमने जब उससे परचेज किया था, सॉरी हमने जब उसको सेल किया था, तो कितने का अमाउंट हमने कितने का सामान हमने उसको सेल किया था? जो आइटम हमने उसको बल्ब सेल किया है, कितना उसकी प्राइस आई थी? 450 इंटू 300 करोगे आप लोग, कितना आ रहा है? चलिए स्क्रीन पे मैं स्क्रीन पे देखो सभी, हमने 450 यूनिट हमने भेजा, उसको सेल किया था कितने में, 300 में, तो 1,35,000, बट हमने उसको 10% का डिस्काउंट भी दिया था। तो डेट मीन्स आफ्टर डिस्काउंट उसका कितना अमाउंट पूरा ड्यू बनता है, 1,21,500, बट हमने 12% का जीएसटी भी चार्ज किया था, तो इसी पे हम 1% का जीएसटी चार्ज करेंगे। तो टोटल अमाउंट हमें कितना लेना है राहुल से उस पर्टिकुलर सेल के लिए, 1,36,080 रुपीज। बोलो। लेकिन हम कितना रिसीव कर रहे हैं उससे, 1,34,500, कितना डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है? सॉरी हम रिसीव बोला, कितना डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं, 1,580। समझ में आया ये सबको? वही मैंने लिखा हुआ है कि राहुल से हमें कितना लेना था, 1,36,080, हमने लिया कितना, 1,34,500। फिर बाकी का जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि आपने अलाउ किया है ना, तो ये किस में जाएगा, इनडायरेक्ट किस में जाएगा, ये एक्सपेंस में, नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल कर लो आप लोग। ठीक है, आगे अपने आप 1,580 सेम अमाउंट। अच्छा 135 रिसीव हो रहा है, कोई नहीं, हो गया अपडेट। ठीक है, बोलो। तो बस ये हमारा हो गया, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या है, परचेज फ्रॉम सुमित इज नॉट अ रजिस्टर्ड सप्लायर। देखो ये वाला ऐसा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इस एंट्री को हम लोग छोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एंट्री नंबर 6 को भी हम लोग छोड़ सकते हैं, क्यों, कैश वाली एंट्री अवॉइड क्वेश्चन में नहीं आएगी, क्योंकि कैश वाली एंट्री में प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पे जीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होती है। समझ, देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ लेकिन कैश में, तो मैं यहाँ पे कैश में यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, कैश क्या है, मैं यहाँ पे पीएनबी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि नहीं एसबीआई होगा ना, कैश जो सेल होता है उसको एसबीआई के थ्रू क्वेश्चन में लिखा गया है, सेल्स लेयर में आएगा। क्या हम सेल कर रहे हैं, एंट्री नंबर 6 में जरा देखो, केटल कितनी क्वांटिटी है 90, कितने में 850 में, इंटर इंटर, और ये क्या है पूजा पंजाब वाली है, तो इसमें क्या लगेगा, आउटपुट जीएसटी लगेगा, तो आउटपुट आईजीएसटी में यहाँ पे जब सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे इसका अमाउंट कैलकुलेट नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये सेल्स में है। अगर इसी को मैं यहाँ पे पूजा कर देता, मैं ऊपर मैं इसको पूजा कर लेता और फिर इसके बाद में नीचे आके मैं यही एंट्री में सेम पास करता। अब जरा देखो यहाँ पे आईजीएसटी का अमाउंट, अच्छा फिर से अभी नहीं आएगा, दोबारा से मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। F8 में मैं दोबारा से यही सेम एंट्री पास करता हूँ, पूजा को मैं सिलेक्ट करता हूँ, सेल्स को मैं यहाँ पे केटल कितना है 90 850, अब यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे सेल कर रहे हैं ना ये 100 का है, केटल तो 90 है, 90 यूनिट ही सेल हो रही है ना। बेटा पॉइंट नंबर 6 में देखो, F8 में अगेन ये फिर से क्यों नहीं आ रहा है, लेट मी चेक, इसमें कुछ एरर आ रहा है। किसका, पूजा की? नहीं, पूजा के टाइम पे तो मैंने, अच्छा यस बेटा यस यस, पूजा कहाँ की, पंजाब की है ना, तो मैंने यहाँ पे दिल्ली मैंने डाल दिया था। अब सेल में देखो, मैं यहाँ पे पूजा में करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जीएसटी आ जाएगी। आगे ये अमाउंट आ रहा है ना, लेकिन जब मैं यहाँ पे कैश करूंगा तो यहाँ पे कैश डालने पे ये अमाउंट नहीं आता, इसीलिए एग्जाम में ये कैश वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। जब भी आएगा तो सेल या परचेस जो आएगा तो डेटर और क्रेडिटर का नाम ही आएगा। समझ में आया ये? तो बस अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एंट्री नंबर 7, परचेज फर्नीचर फ्रॉम ए लोकल रजिस्टर्ड, जीएसटी एप्लीकेबल। अच्छा, जो भी फर्नीचर फर्नीचर जो भी परचेज होगा उसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। जीएसटी सिर्फ दो जगह आपको मिलेगी क्वेश्चन में, एग्जाम में जो आएगा, सेल पे और परचेज पे जो आपका गुड्स होगा। कोई फर्नीचर जो फिक्स एसेट वगैरह परचेज या सेल होगा उसमें कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगी। समझ में आया ये? तो मतलब एंट्री नंबर 7 हम कैसे पास करेंगे, एग्जाम में किस तरीके से आएगी, तो जब हम ये परचेज करें तो हम पेमेंट करेंगे तो ये 5 में जाएंगे। हम क्या किस चीज की पेमेंट कर रहे हैं, फर्नीचर की, तो हम फर्नीचर को यहाँ सिलेक्ट करेंगे। कितने का फर्नीचर खरीद रहे हैं हम लोग, 25,000 का। अब यहाँ पे जीएसटी चार्ज नहीं होगी, ठीक है, हालांकि जीएसटी लगती है लेकिन क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपका बहुत कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है इसमें दूसरे सेक्शन में, तो इसीलिए बात ये हुई कि हम जीएसटी वगैरह हम सिर्फ परचेज और सेल्स में देंगे, बाकी कहीं पे जीएसटी नहीं देंगे। तो फर्नीचर यहाँ पे जो होगी उसको जो पेमेंट होगी किससे होगी, पीएनबी से होगी। बस यहाँ पे जो भी इसका अमाउंट है सीधे सीधे, एक सेकंड बेटा,
हाँ, मैं यहाँ पे बोल रहा था कि फर्नीचर 25,000 का परचेज हो रहा है, पेमेंट हो रही है 25,000 का, डेट्स इट। ठीक है, 25,000 को, इसमें कोई जीएसटी वगैरह चार्ज नहीं होगी, बस इसको ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको हम सेव कर लेंगे, नो जीएसटी विल बी कैलकुलेटेड हियर। ठीक है, तो जीएसटी वाला ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें जो लिखा हुआ था जीएसटी एप्लीकेबल उसको आप इग्नोर कर देना। देन इसके बाद पेड सुमित ओल्ड बिल तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग अभी मैंने एंट्री कराई थी वो कर लेना। इंसॉल्वेंसी वाला आप लोग छोड़ सकते हो, सिंपल क्वेश्चन ही रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद बैड डेट रिकवर वाला भी आप छोड़ लो। अब आते हैं पॉइंट नंबर 11 में, जो है आपका टैक्स पेड। टैक्स पेड दिख रहा है आप लोगों को, पॉइंट नंबर 11। यस सर। आपका प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था, 33,000, और टैक्स कितना पे हो रहा है, 8,000। तो 33 8 कितना हो गया, 33,000 माइनस 8 15,000 हो गया ना। 25,000। 20। तो पहले हम पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट की इसकी एंट्री क्या होती है, हम जब टैक्स की पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं, कोई बताएगा मुझे, बोलो बोलो। एंट्री हमारी होगी, प्रोविजन फॉर टैक्स को डेबिट करेंगे, उतने अमाउंट से कितना हमारा पेमेंट हो रहा है, चलो इसको हम मान लेते हैं 18,000, टैक्स पेड को हम 18,000 मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में 8,000 लिखा हुआ है ना, इसको हम 18,000 मान ले। इससे मैं अभी बताता हूँ आगे क्यों, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन को जब बनाया तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि इसमें ऑलरेडी प्रोविजन में टैक्स था, इसको हम 18,000 मान लेते हैं। तो जब भी टैक्स की पेमेंट होगी उसके लिए कोई अलग से एंट्री पास नहीं करनी होगी, सही यही एंट्री पास करोगे आप लोग, पेमेंट में जाके प्रोविजन में टैक्स को डेबिट करोगे, और क्रेडिट में क्या करोगे, जिससे पेमेंट कर रहे हो, हम किससे पेमेंट कर रहे हैं, पीएनबी से, ये एंट्री पास होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रोविजन में टैक्स अकाउंट डेबिट टू पीएनबी, जो अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगा वही अमाउंट लिखोगे। हमारे क्वेश्चन में 8,000 है, लेकिन मैं उसको 18,000 करता हूं ताकि आगे का क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा और भी मैं आपको समझा सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, बोलो। ये एंट्री हमारी पास होगी, तो बस इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमारी ये एंट्री होगी। अब बिल्कुल 23rd वाली बेटा एंट्री देखो सीधा। 23rd वाली एंट्री क्या बोला जा रहा है आपसे, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर प्रोविजन पे टैक्स कितना होना चाहिए, 15,000 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसका हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट मैंने क्या बताया था आप लोगों को, या तो आप लोग अकाउंट बना सकते हो प्रोविजन का, या फिर आप क्या करोगे, जो आपने पे किया हुआ है, हाउ मच यू पेड 18,000, प्लस उसमें क्लोजिंग वाला उसमें ऐड करोगे, और माइनस ओपनिंग वाला क्या करोगे, उसको सॉरी ओपनिंग वाले को अपना माइनस करोगे, यही करोगे ना आप। पेड वाले में क्लोजिंग वाला ऐड करोगे, ओपनिंग वाला माइनस करोगे, जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा, वो ड्यूरिंग द ईयर होगा, तो उसकी एंट्री आप लोग पास करोगे। देखो मैं बताता हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए जो आपका मैंने एडजस्टमेंट बताया था वो क्या बताया था, पेड प्लस क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, ये बताया था मैंने पे मैंने कितना किया है 18,000, क्लोजिंग में कितना बताया जा रहा है क्वेश्चन में 15,000, ओपनिंग कितना था मेरा बैलेंस शीट में 33,000। ठीक है, ये क्या आएगा, ये कैलकुलेट करने पर ये आता है हमारा ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। अगर ये हमारा एक्सपेंस होता है तो इसको हम बोलते हैं ड्यू, लेकिन ये हमारा एक्सपेंस नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर। ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर, हमें इतना ट्रांसफर करना होगा, या तो इसको लिख देते हैं टू बी ट्रांसफर्ड, टू बी ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर। कितना ट्रांसफर होगा हमारा, अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, कितना अमाउंट आएगा जरा कैलकुलेट करके बताओ। अच्छा ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली अमाउंट आ गया, जीरो। जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
जीरो, जीरो आ रहा है। अगर ये सपोज ये मेरा हमारा पेमेंट 28,000 होता तो तब क्या होता, जल्दी से बताओ। 10,000, इस 10,000 का हम क्या करते हैं, बोलो। इस 10,000 का हम क्या करते हैं बेटा, जो भी ये अमाउंट आएगा ना उसके लिए हमें एक अलग से एंट्री पास करनी होती है। वो एंट्री क्या होती है, हम एंट्री पास करते हैं P&L अकाउंट डेबिट टू ये एंट्री हमारे पास होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये सबको? तो ये हमेशा याद रखना कि जो आप प्रोविजन जो टैक्स की पेमेंट करोगे उसकी एंट्री होगी आपकी प्रोविजन पे टैक्स टू कैश या बैंक जो भी है। उसके बाद एंड में जाके आप इसका एडजस्टमेंट करोगे। एडजस्टमेंट क्या होगा, जितना पेड होगा प्लस जो क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा माइनस जो ओपनिंग बैलेंस होगा, जो भी अमाउंट कैलकुलेट होकर आएगा आप ये वाली एंट्री पास करोगे। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स वही अमाउंट से। अब कौन से वाउचर में जाएगी ये कोई बता सकता है मुझे? यस, जर्नल वाउचर में ये जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया ये? तो ये एंट्री आप लोग देख रहे हैं, इसीलिए मैंने वहां पे बोला था ना उसको उतना कर लो ताकि आगे बता सकूं। तो बाकी सब कुछ आपको लोगों का तो हो ही जाएगा, ठीक है। सभी चीजें मैंने बता रखी है ना आप लोगों को। क्या? हाँ बस वही मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब सीधे सीधे हम लोग मूव करते हैं कि रिपोर्ट कैसे जनरेट होगी और फिर बैकअप कैसे होगा। तो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए देखो पहले तो आप बैलेंस शीट में जाओगे, ठीक है। ये तो मेन रिपोर्ट होगी। और बैलेंस शीट को इस जनरेट करने से पहले आपको इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए मैंने शॉर्टकट बताया था, क्या है शॉर्टकट होता है? यस, ऑल्ट प्लस F1 करोगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड करने के बाद ही इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है सभी बच्चों को यहाँ पे, बोलो। या तो आप लोग अपना माउस का यूज कर लेना, इस पे क्लिक कर लेना, या फिर ऑल्ट प्लस ई कर लेना, क्योंकि जो भी अल्फाबेट होता है उसके नीचे सिंगल अंडरलाइन का मतलब ऑल्ट होता है, डबल अंडरलाइन का मतलब कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ऑल्ट प्लस ई कर सकते हो, या फिर अपना एरो की का अपना माउस का यूज करके इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिपोर्ट के लिए यहाँ पे आ जाएगी। बेटा किसकी में इतनी आवाज आ रही है, प्लीज माइक की म्यूट करो, माइक म्यूट करो बेटा सभी। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, किसी ऑप्शन पे नहीं जाना है, आपको करंट पे ही रहना है। करंट दिख रहा है आपको, करंट पे ही रहना है। या तो इंटर कर लेना या फिर आप माउस से इसको क्लिक कर देना माउस से, तो यहाँ पे आपके सामने ये आ जाएगा। अब जरा देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आया आपके सामने, तो इस ऑप्शन में ये पूछ रहा है कि आपकी ये डिटेल है कि जो फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट है वो डिटेल फॉर्म में, क्योंकि आपने ऑल्ट प्लस F1 किया हुआ है, सभी चीजें दिखा रहा है। फाइल फॉर्मेट भी बता रहा है, वो कौन सा फाइल फॉर्मेट है, वो PDF में है। अच्छा मेरे में इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है, एक सेकंड। अच्छा बेटा सभी यहाँ पे ध्यान दो, ये जब आएगा ना आपका एक्सपोर्ट करने के बाद ये वाली स्क्रीन आएगी। अगर आप इस पे क्लिक कर दोगे आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। लेकिन देखो मेरे में बाय डिफॉल्ट PDF यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है फाइल फॉर्मेट, लेकिन आप लोगों में नहीं होगी। अब जो कॉलेज के जो लैपटॉप है उसमें ना साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है F8 का, फाइल फॉर्मेट के नाम से। जब आप F8 प्रेस करोगे, मेरे में नहीं आ रहा है क्योंकि साथ अपडेटेड में हटा दिया गया है, तो F8 प्रेस करोगे तो वहां पे सारे फॉर्मेट आ जाएंगे। उसमें से आपको कौन सा फॉर्मेट सिलेक्ट करना है, PDF। अगर जिन बच्चों में यहाँ पे साइड में नहीं आएगा ऑप्शन, आप इस पे क्लिक कर लेना। कॉन्फ़िगर दिख रहा है सभी को? कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना, यहाँ पे देखो सभी चीजें आ जाएगी। आपको यहाँ पे फॉर्मेट में आना है। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट दिख रहा है ये नहीं, ये नहीं, कहाँ गया, ये रहा फाइल फॉर्मेट।
फाइल फॉर्मेट दिख रहा है आपको? बोलो। इस पे जाकर इंटर कर लेना, यहाँ पे सारे के सारे फॉर्मेट आपके सामने आ जाएंगे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? XML में चाहिए, PDF में चाहिए, JPG में चाहिए, HTML में चाहिए, एक्सेल में चाहिए, ASCII में चाहिए। तो आपको किसमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है? मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है, फिर से बता देता हूँ। रिपोर्ट पे जाना है, रिपोर्ट पे जाना है, इसको एक्सपेंड करना है, मतलब डिटेल के फॉर्म में लाना है। Alt+F1 करोगे, इसके बाद आप एक्सपोर्ट पे जाओगे, ठीक है। मैं माउस से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को फिर शॉर्टकट की प्रॉब्लम ना हो। एक्सपोर्ट पे जाना है, एक्सपोर्ट पे जाने के बाद करंट पे जाना है, देख लो सभी, एक्सपोर्ट पे, फिर करंट पे, उसके बाद फिर कॉन्फ़िगर में जाना है। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद आप फाइल फॉर्मेट पे जाओगे, ठीक है, फाइल फॉर्मेट पे जाओगे, और फाइल फॉर्मेट में जाने के बाद आप यहाँ पे इंटर करोगे, तो यहाँ पे सारी के सारी यहाँ पे आपके सामने फॉर्मेट आ जाएगा। इसमें से आपको PDF को सिलेक्ट करना है। अच्छा, और यहाँ पे जाने के बाद आप ना अपने फाइल का नेम भी दे सकते हो। देखो यहाँ पे क्या आपके फाइल का नेम है, बी शीट नाम है ना, आप चाहे तो कुछ और भी नाम दे सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे इंटर करूंगा तो यहाँ पे मुझे फाइल का नेम वो पूछेगा कि आप अपना क्या फाइल का नेम देना चाहते हो। मैं लिखना चाहता हूँ बैलेंस शीट, पूरा नाम लिखना चाहता हूँ, बस इंटर करूंगा, वो हमारा बैलेंस शीट नाम दे देगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये सब होने के बाद क्या करोगे आप स्केप से बाहर निकलोगे, बाहर निकल गए, सब कुछ मेरा यहाँ पे डिफाइन हो गया है। अब मैं यहाँ पे सेंड पे करूंगा तो मेरी फाइल यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, लेकिन बस प्रॉब्लम ये होगी, आपकी फाइल सेव जाकर कहाँ होगी, मतलब कहाँ पे वो रिपोर्ट जनरेट होगी? सिस्टम में कहीं ना कहीं लोकेशन पे तो जाएगी। वो लोकेशन आपको यहाँ पे दिख रही है, फोल्डर पाथ दिख रहा है आपको, सी देन प्रोग्राम फाइल देन टैली प्राइम, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? तो वो इस जगह पे जाएगी। तो मैंने ये वाली फाइल को मैं जनरेट करता हूँ, सेंड करता हूँ, तो मेरी फाइल अब जनरेट होगी। तो ये PDF फॉर्म में आ गई ना। अब मैं इसको बंद करता हूँ। अब क्योंकि मुझे ये फाइल को मुझे ढूंढना है, क्योंकि मुझे ढूंढने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे इस फाइल को इस जगह पे लाकर रखनी है। मैंने फोल्डर बनाया था ना, इसीलिए। तो मैं जाऊंगा माई कंप्यूटर में या दिस पीसी में, दिस पीसी में जाओगे आप लोग, वहां पे क्या करोगे, सी वाले ड्राइव में जाओगे, विंडोज सी जो ड्राइव होती है उसमें जाओगे। तो सबसे पहले क्या बोला था, बोला कि आपको प्रोग्राम फाइल में जाना है। तो मैं ढूंढूंगा प्रोग्राम फाइल कहाँ पे, ये वाली प्रोग्राम फाइल है। बोलोगे सर दो प्रोग्राम फाइल है, लेकिन वहां पे सिर्फ ये वाला का नाम मेंशन था, तो इसलिए इस वाले में जाएंगे। बोला प्रोग्राम फाइल में जाने के बाद कहाँ जाना होगा, वो बोला टैली प्राइम के नाम से जाना होगा। ये मुझे मिल गया टैली प्राइम, बोलो। इसके अंदर जाऊंगा, मेरी फाइल का नेम क्या था, बैलेंस शीट, यही है मेरी। इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी करूंगा, ठीक है, और दोबारा उसको मिनिमाइज करके अपने डेस्कटॉप पे आऊंगा, अपना फोल्डर ओपन करूंगा, और यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। हो गई पेस्ट? इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी रिपोर्ट भी जनरेट करूंगा, P&L वाली भी रिपोर्ट अपनी जनरेट करूंगा वैसे ही, Alt+F1 करूंगा, ये भी बिल्कुल वैसे ही करूंगा। तो सभी सारी के सारी हमारी जो फाइल होगी ऐसे ही एक्सपोर्ट होगी, वैसे ही आपको जाकर वहां पे बारी बारी से उसको, या फिर एक बार में पूरी रिपोर्ट जनरेट कर लेना, फिर एक बार में जाकर सारी कॉपी करके पेस्ट कर लेना, ठीक है। सर कैश बुक और जीएसटी रिपोर्ट का बता दो एक बार। कैश बुक तो नहीं आएगी, जीएसटी रिपोर्ट का मैं बता देता हूँ। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाओगे, वहां पे आपको जीएसटी के नाम की आपको रिपोर्ट मिलेगी। जीएसटी रिपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, इस जीएसटी रिपोर्ट में जाना है। आप 1 पे जाओगे यहाँ पे, ठीक है। 1 पे जाने के बाद देखो मेरा कोई करेक्शन नीडेड नहीं है, करेक्शन नीडेड यहाँ पे दिखा नहीं रहा है ना मेरा कुछ भी, तो मेरा सब कुछ करेक्ट है। तो इस रिपोर्ट को भी क्या करोगे, एक्सपोर्ट कर लेना ऐसे ही एज इट इज। समझ में आ रहा है? यस सर। बिल्कुल वैसे ही एक्सपोर्ट करना है। इसी तरीके से GST 2 में आना, यहाँ पे भी कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जरा देखो कोई करेक्शन नीडेड है क्या? अच्छा, एक करेक्शन नीडेड है, क्या है वो, देखते हैं। इस पे जाते हैं, फर्नीचर। अच्छा, फर्नीचर के टाइम पे हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने नॉट एप्लीकेबल नहीं किया होगा उस टाइम पे, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हम जाके इसको करेक्ट कर लेंगे, ऑल्टर में जाएंगे और फर्नीचर वाला को ढूंढेंगे, भाई फर्नीचर कहाँ है, ये रहा। हमने यहाँ पे GST एप्लीकेबल कर दिया ना, तो यहाँ पे क्या करना होगा, नॉट एप्लीकेबल, बस। अब वो एरर नहीं आएगा, हो गया, दिख रहा है? तो जो भी बेटा, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी ना, आप यहाँ पे आके देख लेना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि वो करेक्शन दिखा रहा है। तो जब अंदर जाओगे ना, खुद ही दिखा देगा कि ये प्रॉब्लम है, उसको जाके ठीक कर सकते हो। ये भी रिपोर्ट आपके सामने आ गई, इसको भी क्या करोगे, इसको भी एक्सपोर्ट कर लोगे।
इसी तरीके से GSTR3B को भी आप अंदर जाओगे, इसको भी आप एक्सपोर्ट करोगे। ओके, सब कुछ करने के बाद फिर अब क्या करोगे, फिर अब वापस आओगे। वापस आने के बाद जब गेटवे टैली पे आ जाओगे तो यहाँ पे आप लोग डेटा पे जाओगे। डेटा दिख रहा है सभी को? तो डेटा पे जाओगे, डेटा पे जाने के बाद बैकअप का ऑप्शन दिख रहा है, बैकअप पे जाओगे। बैकअप पे जाने के बाद वो फिर पूछेगा किस कंपनी के, देखो सारी कंपनी का नेम यहाँ पे आ जाएगा। वो पूछेगा कि कौन सी कंपनी का यहाँ पे आपको बैकअप लेना है। तो आपकी कंपनी का नाम आपको विजिबल होगा, जैसे मेरी कंपनी का नाम यहाँ पे मुझे विजिबल है कि नहीं है? बोलो। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, इसको मैं इंटर करूंगा। बोलेगा और कौन सी कंपनी का आपको बैकअप चाहिए? हमें तो एक ही का चाहिए, बाकी अब किसी का नहीं चाहिए। तो क्या करोगे, आप एंड ऑफ लिस्ट पे चले जाओगे। दिख रहा है? बोलो। तो बस एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। अच्छा, अब बोल रहा है कि आपका बैकअप कहाँ पे होगा, तो ये जरूर एक्सेप्ट करने से पहले अपना यहाँ पे पाथ जरूर देख लेना। मेरा बैकअप बेटा कहाँ पे जाके सेव होगा? हाँ, लेकिन कॉलेज में ई ड्राइव सी ड्राइव वो कुछ नहीं होगा, सिर्फ सी ड्राइव होगी। तो वहां पे देख लेना कि आपका बैकअप कहाँ पे जा रहा है। बाय डिफॉल्ट वो वहीं पे जाता है जहाँ पे आप लोगों की बैलेंस शीट वगैरह सब रिपोर्ट जाती है ना, वहीं पे आपका बैकअप भी जाता है। तो वही सी ड्राइव में जाना, प्रोग्राम फाइल में जाना और टैली प्राइम में जाना, वहां पे आपका अपना बैकअप भी मिल जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको यस कर लिया। अब मैं जाता हूँ अपने ई ड्राइव में। ई ड्राइव में जाऊंगा, कहाँ गया मेरा ई ड्राइव? ई ड्राइव ये रहा ई ड्राइव। ई ड्राइव में मेरी फाइल यहाँ पे दिख रही है TBK के नाम से, आखिरी वाली फाइल। तो यही है, जो भी आपका बैकअप होता है वो TBK के नाम से ही होता है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा अपने फोल्डर में, इसको मैं सेव, इसको पेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे मेरी फाइल यहाँ पे पेस्ट हो गई। दिख रहा है ये सभी को? नहीं, इंपोर्ट नहीं है। हाँ, तो आपने आपने चेंज किया है क्या वहाँ पे कुछ भी? आपने कुछ चेंज तो नहीं किया था वहाँ पे पाथ में जाकर? इस पे जाओ, यहाँ पे जाओ, बैकअप पे जाओ। यहाँ पे गए, बैकअप पे क्लिक किया। आप यहाँ पे अप में जाओ, अप में जाके एंटर करो। हो गया? हाँ, कोई भी ड्राइव सिलेक्ट कर लो। हो गया? एंटर किया आपने? हाँ सर, वो ई ड्राइव में हो गया, सी ड्राइव में हो ही नहीं रहा। चलो, तब आई होप बेटा सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा।